हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच क्लास टेंथ का फाइनल एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था उसका टोटल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का 2022 का जो पूछा गया था बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को ये वीडियो देख लेना है और नोट बलग में कॉपी और कलम लेकर बैठना है। इसका हम अभी सॉल्यूशन करवाते हुए जाएंगे और आपके नज़र के सामने भी प्रश्न लिखा हुआ है और आप लोगों को नोट करके इसको याद कर लेना है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2022 में जो पूछा गया है प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका कुछ न कुछ प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, लगभग आपका इससे 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा 2022 से। चलिए आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन मतलब होता है टूटना। देखिए क्या है, कहता नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे भारी परमाणु क्या हुआ, यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम। यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम, टी से थोरियम होता है और पीओ से प्लूटोनियम होता है, कि नाभिक को निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। यानी कि यूरेनियम को, ये सभी को, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम को तोड़ा जाता है। तो जब टूटेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। अवतल दर्पण का उपयोग, तो देखिए अवतल दर्पण का दो उपयोग इस प्रकार है। पहला है सोलर कुकर या सौर भट्ठी में करते हैं, दूसरा है हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। और लिख सकते हैं, इसके अलावा दो पूछा है तो दो ही हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले की जाँच में करते हैं। डॉक्टर द्वारा करते हैं नाक कान गले की जाँच करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है तीसरा नंबर, विद्युत विभव की परिभाषा दें एवं इसका SI मात्रक लिखें। देखिए विद्युत विभव, तो विद्युत विभव यानी कि V बराबर होता है W/Q0, यानी W/Q, यानी कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से सूचित करते हैं। V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, W यानी कि वर्क यानी कि जूल प्रति कूलाम, Q आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। तो इसका विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। और इसी को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, इसी को कहते हैं वोल्ट। कभी कभी ऐसा मात्रक पूछ लेता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है, वोल्ट है ऑब्जेक्टिव में, और ये सब्जेक्टिव में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण दे। जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका कारण पूछ रहा है। देखिए आंसर है नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की बनने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल धीमी होती है। यानी कि जीवाश्म ईंधन जल्दी नहीं बनता, उसको बनने में बहुत समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाता है, हजारों लाखों वर्ष लग जाता है इसको जीवाश्म ईंधन को बनने में। और इसे बनने से करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, समझ जाइए। तो जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने से पृथ्वी पुनः नए जीवाश्म ईंधन को तीव्रता से नहीं बना सकती है तेजी से, इसलिए जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ईंधन नहीं है। कहेगा नवीकरणीय ईंधन कौन कौन है, तो नवीकरणीय ईंधन के रूप में आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा, नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आ जाएगा आपका नवीकरणीय ईंधन के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, ओम
के नियम लिखें। तो देखिए 1828 ईस्वी में साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार यह बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई या आई समानुपाती भी। तो देखिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट क्या आया, आर आया, इंटू भी हो गया। तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू भी या भी इंटू आर, आई बराबर भी इंटू आर, जहाँ आर एक क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उस नियतांक को, कांस्टेंट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। देखिए तो यह क्या हो गया, भी बराबर भी समानुपात आई समानुपाती भी, अर्थात आई बराबर भी बटे आर, जहाँ आर एक नियतांक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए नेत्र के समंजन क्षमता छिन्न होने के कारण, नेत्र के समंजन क्षमता छिन्न होकर कोई वस्तु साफ न दिखकर धुंधली दिखाई देना दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी नेत्र लेंस का जो समंजन क्षमता होता है वो क्षीण हो गई, यानी कमजोर हो जाने के कारण, कमजोर नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कमजोर हो जाने के कारण कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देता है, और इस प्रकार से आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। ये देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये होता है 3 प्रकार के। प्रश्न पूछता है निकट दृष्टि दोष किस लेंस से इसका निवारण किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस के द्वारा, यानी कि इसको ठीक किया जाता है अवतल। कहेगा दूर दृष्टि दोष को, तो इसको करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा। कौन सा लेंस बाबू, उत्तल लेंस के द्वारा। अरे कहेगा जरा दृष्टि दोष को दूर किससे करते हैं, तो जरा दृष्टि दोष को करते हैं द्विफोकल के द्वारा। किसके द्वारा, द्विफोकल लेंस के द्वारा करते हैं। चलिए या बाइफोकल इसी को कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए फिर से लिख देते हैं, ये सभी आपको नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। चुटबा नोट नहीं करेगा तो फिर मामला दिक्कत है, इसलिए नोट कर लेना है। देखिए आइए आते हैं। देखिए जरा दृष्टि दोष की यदि हम बात करें तो इसको करते हैं बाइफोकल के माध्यम से या द्विफोकल के माध्यम से। बाइफोकल लेंस के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, क्या है भाई, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताएं। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा, देखिए अंतर क्या है, 2 नंबर का है तो 2 लाइन में लिखना है, 2 अंतर लिखना है। पहला है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में आते हैं, कहता है इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है, यानी कि समय के साथ बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो देखिए इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा होता है, यहाँ बदलते रहता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से बदलते रहता है। दिष्ट धारा, यह धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। दिष्ट धारा में इसका नहीं बदलता। ये हो गया एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, ये हुआ डायरेक्ट करंट, ये इस तरह से चलता है। देखिए इस तरह से चलता है दिष्ट धारा, डीसी करंट। दूसरा अंतर, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा का व्यय होता है। उसके बाद इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, यानी कि खर्च होता है। इसको आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न। चलो रे भाई, एकदम लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक ना, और आगे बढ़ाना है, शेयर करना है, तब ना अगला वीडियो फिर लाएंगे। चलो भाई अगला है, देखो क्या है अगला। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, यानी सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता काहे। देखिए सूर्योदय के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है, और ये अधिक कणों से होकर गुजरता है, जो मुख्यतः नीले रंग को प्रतिनिधित्व कर देता है, और बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जो मुख्यतः लाल होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी लाल प्रतीत होता है।
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दोनों आता है। प्रकाश मुख्य रीजन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, और प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग का कम होने के कारण ये हमारी आंखों तक आसानी से चल जाता है, क्योंकि इसके अलावा हर एक रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण सबसे अधिक किसका है, बैगनी रंग का है। ये बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है रंग में। चलिए, ये विचलित हो जाता है ज़्यादा इसलिए। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछा है। 5 नंबरिया प्रश्न क्या था, तो देखिए 5 नंबरिया प्रश्न था अवतल दर्पण में सिद्ध करें, यानी कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने का था। दर्पण सूत्र आप लोग सिद्ध कर चुके होंगे। देखिए दर्पण सूत्र, फिर भी यहाँ देखिए दर्पण सूत्र का बनाया हुआ है पूरा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला आपका है नेक्स्ट, देखिए हाँ दर्पण सूत्र का ये पूरा सॉल्यूशन है, आपको देख लेना है, बनाने की कोशिश करना है, वीडियो को रोक कर देख लेना है। देखिए पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर यानी 6 नंबर या 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर या नहीं 6 नंबर या है। ये क्या नंबर का है, 6 नंबर का। 2 गो में एगो बनाना है बाबू को। देखिए 6 नंबर या अगला प्रश्न क्या था, विद्युत मोटर को नामांकित चित्र खींचे, इसके सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करें, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो देखिए विद्युत मोटर ये बनाया हुआ चित्र है, ये देखिए ये विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। देखिए विद्युत मोटर में, ये विद्युत मोटर का चित्र है, ये एक शक्तिशाली चुंबक है। एक मिनट भाई रे, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए ये विद्युत मोटर है। ये देखिए विद्युत मोटर में ये दोनों पत्ते, इन दोनों तरफ क्या है, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ये क्या है, एक चुंबक है। ये क्या है, चुंबक है। ये नॉर्थ पोल चुंबक का, ये साउथ पोल चुंबक का, 2 पोल होता है, एक इधर एक इधर। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। कहता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की आयताकार कुंडली ABCD होती है। ये देखिए ABCD क्या है, ABCD क्या है, एक कुंडली है, एक क्या है, कुंडली है। ABCD क्या है, कुंडली है बीच में, जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसी कुंडली को क्या करते हैं, आर्मेचर करते हैं। आर्मेचर क्या करता है, घूमने का काम करता है। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के विभक्त बल्ले C1 तथा C2 से जुड़े होते हैं। ये देखिए आर्मेचर का जो है ये C1 एवं C2 से जुड़ा हुआ है। देखिए C1 विभक्त बल्ले, देखिए यहाँ C1 और C2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ C1 एवं C2 से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, विभक्त बल्ले को कार्बन ब्रश B1 तथा B2 हल्के से स्पष्ट करता है। देखिए C1 को B1 और B2 थोड़ा सा स्पष्ट करता है, पूरा नहीं करता है, सब नहीं पाता है, ठीक है ना, हल्के से स्पष्ट करता है। आगे देखिए ये आपको चित्र बना लेना है, मिटा हम इरेजर थोड़ा सा कर देते हैं, फिर से देखिए चित्र आपको बना लेना है, समझ लेना है, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए देख भाई देख, अगला क्या है, अगला प्रोसेस है रे बाबू। देखिए अगला प्रोसेस है विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर, एक मिनट देखिए विद्युत मोटर इसके आगे हम लोग आते हैं। विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रकार करता है, चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। यह आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है। विद्युत मोटर किस पर आधारित है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कुंडली पर एक प्रकार का बल आरोपित होता है, जिसके कारण आयताकार कुंडली घूमने लगता है। जब इसको मैग्नेट क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो कुंडली पर एक बल लगता है, जिसके कारण ये घूमेगा। अरे जरा किसी को बल लगाएंगे किसी के देह पर तो अगर देह दर्द देवन करेगा, यानी कि घूमने की कोशिश ये करता है। अगला देखिए कार्य विधि क्या है, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तो तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के दिशा में बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर घूर्णन करने लगती है। आधे घूर्णन के बाद AB तथा CD का स्थान बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, इसी में अभी इसका डिस्क्रिप्टिव। एक मिनट देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा बात हो गया।
प्रॉब्लम है, बस हो जाएगा। देखिए अगला है, उसके बाद क्या है, साथ ही C1 तथा C2 भी अपना स्थान बदल लेता है। इससे AB तथा CD में बहती विद्युत धारा की दिशा ठीक विपरीत हो जाती है, लेकिन उत्पन्न परिभ्रमण बल पहले की ही दिशा में होता है, फलतः एक ही दिशा में घूमता रहता है। अगला है ये विभक्त बल का महत्व। विद्युत मोटर में विभक्त बल धारा की दिशा को बदलते रहता है, जिसके कारण बल युग्म एक ही दिशा में लगता है और विद्युत मोटर लगातार एक ही दिशा में घूर्णन करते रहता है। तो चलिए ये आपका जो है 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है फाइनल एग्जाम का बिहार बोर्ड का जो था सब्जेक्टिव का प्रश्न पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया है। आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है एकदम वीडियो को रोक के या तो चलते चलते उसको नोट डाउन कर लेना है, पूरा एकदम कंसस्ट कर लेना है। तब अगली बार बिहार बोर्ड को छल्ली करना है, बिहार बोर्ड को छल्ली करना और एकदम परसेंटेज 95 प्लस लाना है, इतना जान लेना 95 प्लस आना चाहिए। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक को भी करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर ले ताकि नेक्स्ट टोटल यहाँ 11th और ये 12th और 10th दोनों का वीडियो डाला जाता है। 12th का ऑब्जेक्टिव का प्रश्न डाला जा रहा है, 10th का भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आएगा, आपका तैयारी बेहतर हो जाए। चलिए आज यहीं तक रहने देते, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।